हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर पोइट्री पेपर में W.B. ईट्स की पोएम ए प्रेयर फॉर माई डॉटर, इस पर लेक्चर होगा। अ प्रेयर फॉर माई डॉटर 20वीं सदी के W.B. ईट्स, जिनका पूरा नाम है विलियम बटलर ईट्स, इन्होंने लिखी 1919 में और ये 1921 में प्रकाशित हुई, पब्लिश्ड हुई। तो इस पोएम में एक डॉटर है, बेटी है W.B. ईट्स की, जो पालने में लेटी है, कवर्ड है, ढकी हुई है। उसके लिए गॉड से प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं W.B. ईट्स कि हे भगवान, मेरी बेटी को ऐसा बनाए। चूँकि उस दौर में 1919-20 ये वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद का समय था। सब जगह समाज में, देश दुनिया में अराजकता का माहौल बन रहा था, उथल पुथल थी समाज में, चिंता का विषय था। पोइट भी चिंतित था कि कैसे होगी परवरिश बच्चों की। तो ये पोइम में एक सिंबॉलिकल अपनी डॉटर के लिए चिंतित तो है ही, समूची मानव जाति के बच्चों के प्रति भी चिंता व्यक्त की गई है और एक ऐसी बात कही गई है कि किस प्रकार बच्चे सुरक्षित रहें और समाज में व्याप्त अराजकता का माहौल न बने। इसके लिए, चूँकि इससे कुछ ही समय पहले द सेकंड कमिंग पोएम लिखी गई थी W.B. ईट्स के द्वारा। सेकंड कमिंग भी एक ऐसी चिंता व्यक्त करने वाली पोएम है कि अब कोई दूसरा ऐसा अवतार होगा जिसमें शरीर तो पुरुष का होगा और उसका हेड, उसका सिर सिंह का होगा, अर्थात भारतीय परिवेश या परिप्रेक्ष्य में देखें तो नरसिंह अवतार होगा, जो बड़ा भयानक रूप धारण करके आएगा इस दुनिया में। उस कविता में जो चिंता व्यक्त की गई है, उसी का कुछ न कुछ इसमें लक्षण देखने को मिलता है। तो आज बात करेंगे अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना भगवान से। इस पोएम में 10 स्टेंजा हैं। ईच स्टेंजा कंटेंस 8 लाइन्स, 8 लाइनें कंटेंस करती हैं इसमें एक स्टेंजा में। कुल मिला के ये 80 लाइन की पोएम है। यहाँ पर हम कुछ स्टेंजाज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लेक्चर है, ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता। मैं पहले कुछ लाइनें पढ़ूँगा, फिर उसको हिंदी में अनुवाद करूँगा। कोशिश करूँगा कि आपकी समझ में आए और एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन आप कर पाएँ। लाइनें पढ़ रहा हूँ। वंस मोर द स्टॉर्म इज हाउलिंग एंड हाफ हिड अंडर दिस क्रेडल हुड एंड कवर्ड लिड माई चाइल्ड स्लीप्स ऑन। देर इज नो ऑब्स्टिकल बट Gregory's world, Gregory's wood and bare hill, where by the haystack and roof labeling wind। पहले इतनी लाइनें समझ लेते हैं। वंस मोर दी, एक बार फिर से तूफान खड़ा हो गया। यहाँ स्टॉर्म सिंबॉलिकल है। तूफान खड़ा होने से तात्पर्य दो हैं, हवा का भी तेज चलना तूफान होता है और समाज में एक अराजकता का माहौल बने, वो भी तूफान होता है। तो एक आउटर स्टॉर्म और एक इंटरनल स्टॉर्म दोनों चल रहे हैं कवि के हृदय में, मन मस्तिष्क में, और एक बाहर स्टॉर्म चल रहा है जो हवा तेज बह रही है। ये लाइन याद दिलाती है विलियम शेक्सपियर के नाटक किंग लियर की, जिसमें किंग लियर भी इस माहौल से गुजरा है। इनर स्टॉर्म भी फेस कर रहा था, आउटर स्टॉर्म भी फेस कर रहा था, और जब मौका लगेगा तब उसके बारे में डिटेल में बताएंगे किंग लियर का हालचाल क्या था। फिलहाल इस पोएम तक सीमित रहेंगे। वंस मोर द स्टॉर्म इज हाउलिंग एंड हाफ हिड, आधी ढकी हुई अंडर दिस क्रेडल, इस पालने में मेरी बेटी, कवरलिड माई चाइल्ड स्लीप शॉन, मेरा जो
बेबी है, बच्चा है, सोती है वो। देर इज नो ऑब्स्टेकल, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कोई बाधक नहीं है, उसकी नींद अच्छी ले रही है। वो अभी बेचारी कुछ नहीं जानती कि बाहर क्या हो रहा है। वो तो एक बच्चे को क्या पता, कोई टेंशन नहीं होता, तो वो भी टेंशन फ्री सो रही है। बट ग्रेगरीज वुड एंड बेयर हिल, उसकी शांति को कोई भंग नहीं कर पा रहा है। ग्रेगरी का जंगल और सुनसान पहाड़ियाँ, बेयर बाई द हे स्टेक एंड रूफ लेवलिंग पिंड, और हवा बस चल रही है, जो सनसन की आवाज़ आ रही है, रूफ छत से होकर गुजर रही है। बस उस हवा के अलावा जो उसकी सनसनाहट है, बस वही डिस्टरबेंस कर पा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। ब्रेथ ऑफ द अटलांटिक कैन बी स्टेड बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लूम दैट इज इन माई माइंड। अटलांटिक जो महासागर है शांत है, स्टेट रुक गया है, अर्थात विश्व युद्ध की जो स्थिति है महासागर से कंपेयर करता है। विश्व युद्ध के बाद ठहर तो गया बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लूम, लेकिन उसके बाद जो उदासीनता छाई है समाज में, दैट इज इन माई माइंड, वो उदासीनता मेरे दिमाग में भी है। अर्थात मैं भी चिंतित हूँ कि पता नहीं कब क्या फिर से दौर आ जाए। लड़ाई झगड़ा होने के बाद जो शांति छा जाती है, चाहे हम अपने निजी लाइफ में देखें, घर परिवार पड़ोस में, या देश दुनिया की लड़ाई झगड़ा देखें, लड़ाई का एकदम शांत हो जाना भी आशंका से परिपूर्ण माहौल होता है। पोइट के दिमाग में विश्व युद्ध 1914 से आगे चल के जब ख़त्म होता है तो माइंड में उसको लगता है कि कहीं ऐसा फिर से ना हो जाए। आई हैव वॉक्ड एंड प्रेड फॉर दिस चाइल्ड एन आवर, मैं बाहर गया, घूमा, थोड़ा देखा और गॉड से प्रार्थना करी कि ये बच्चे के लिए ज़रा ऐसा माहौल दें हे भगवान। एंड हर्ड द सी विंड स्क्रीम अपॉन द टावर, बाहर मैंने देखा कि जो विंड है, हवा है, समुद्री साइड से जो चल रही है, बहुत ऊंचाई तक है। यहाँ पर हवा का चलना मतलब तूफान का चलना, समुद्र की लहरें उठना, एवं विश्व युद्ध के उपरांत समाज में घटित घटनाओं का भी किसी न किसी रूप में फिर से उत्पन्न होना, दोनों को सिंबॉलिकल ढंग से ब्लेंडिंग करते हुए पोइट ने लिखा है। एंड अंडर द आर्क्स ऑफ द ब्रिज एंड स्क्रीम, इसमें जो चीत्कार है, जो आवाज़ सुनाई दे रही है समाज की और या स्टॉर्म की, इन द एल्म्स एबव द फ्लडेड स्ट्रीम, एल्म्स के पेड़ हैं उनमें भी आवाज़ें आ रही हैं। जब हवा चलती है तो पेड़ों से आवाज़ें आती हैं, एल्म्स के पेड़ हैं। इमेजिनिंग इन एक्साइटेड रेवेरी, मेरे अंदर, मेरे दिमाग में एक इमेजिनिंग, एक छाया बन रही है, एक्साइटेड रेवेरी, दिवा स्वप्न की। दिवा स्वप्न मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, रात में जो सोते हुए सपने होते हैं ड्रीम, और दिन में होते हैं वो रेवेरी। चार्ल्स लैम्ब ने निबंध लिखा है, ड्रीम चिल्ड्रन आर रेवेरी। दैट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम, कहते हैं कि जो भविष्य का समय आने वाला था वो आ चुका है। आउट ऑफ द मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी, और इस समुद्र में जो भयानकता उत्पन्न हुई है, समुद्र का मतलब समुद्र भी है, और समुद्र का मतलब ये हमारी भौतिक दुनिया है, ह्यूमन बीइंग का वर्ल्ड है। मे शी बी ग्रांटेड ब्यूटी एंड गेट नॉट ब्यूटी टू मेक अ स्ट्रेंजर्स आई डिस्ट्रॉट। W.B. Yeats गॉड से प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरी बेटी को सुंदर तो बनाया जाए, लेकिन इतना भी सुंदर ना बनाए कि कोई भी राहगीर, कोई भी अपरिचित देख के और आश्चर्य में पड़ जाए, भौंचक्का रह जाए। और हर्ष बिफोर ए लुकिंग ग्लास, या वो इतनी घमंड से ना भर जाए कि दिन भर ग्लास ही देखती रहे, मिरर ही देखती रहे, कांच ही देखती रहे, अपना चेहरा ही देखती रहे। फॉर सच बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच, ऐसा बहुत ज़्यादा उसको सुंदर ना बनाए। अपनी बेटी के लिए गॉड से प्रेयर करता है। कंसीडर ब्यूटी ए सफिशिएंट एंड लूज नेचुरल काइंडनेस एंड मे बी द हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी दैट चूज राइट एंड नेवर फाइंड ए फ्रेंड।
डब्ल्यू बीट्स कहते हैं कि कंसीडर ब्यूटी या सफ़ी बहुत ज़्यादा सुंदरता भी किसी काम की नहीं होती। लूज नेचुरल काइंडनेस, क्योंकि अधिक सुंदरता अहंकार को जन्म देती है। वो चाहता है कि उसकी बेटी के अंदर दयालुता हो, काइंडनेस हो, उसके अंदर जनरसिटी हो, सिंसियर हो, एंड मे बी द हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी, उसका हृदय स्नेह से भरा हो, उसमें गुण हों, वर्च्यूज़ हों। दैट चूज राइट एंड नेवर फाइंड अ फ्रेंड, क्योंकि ज़्यादा सुंदर और जो अहंकार से पूर्ण लड़कियां अच्छे मित्र नहीं ढूंढ पाती हैं या उनको अच्छे मित्र नहीं मिल पाते हैं। एग्जाम्पल देते हैं वो हेलन का। हेलन बीइंग चोजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल। हेलन जो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की थी, उसे भी आखिरकार किसी क्रूप व्यक्ति से शादी करना पड़ी, क्योंकि अति सुंदरता के कारण वो किसी को पसंद नहीं कर पाई और अच्छे पति से वंचित रह गई। एंड डल एंड लेटर एंड मच ट्रेवल फ्रॉम अ फूल, एक मूर्ख से उसे शादी करना पड़ी। हेलन का एग्जाम्पल है। वाइल दैट ग्रेट क्वीन दैट रोज आउट ऑफ द स्प्रे बीइंग फादरलेस कुड हैव हर वे येट चोज ए बैंडी लेग्ड स्मिथ फॉर मैन। हेलन के अलावा भी उसने एग्जाम्पल दिया है कि एक लड़की जो अति सुंदर, एक पिता रहे, पिता की मृत्यु हो जाती है, जो उसकी महारानी बन जाती है, उसके बावजूद भी अति सुंदरता होने के कारण उसे एक काले ब्लैक स्मिथ से शादी करना पड़ी। तो इट्स सर्टेन दैट फाइन वुमेन ईट ए क्रेजी सैलेड विद देयर मील। डब्ल्यू बीट्स कहते हैं कि इस तरह की सुंदरता नहीं चाहिए कि बेटी की शादी होने में प्रॉब्लम आ जाए, बेटी को कोई पसंद ना आए, वो दिन भर अपने ग्लास में देखती रहे, मिरर में अपने आप को। कहते हैं कि सुंदरता का जो घमंड है, वो सुंदर लड़कियां उसे सैलेड के रूप में इस्तेमाल करती हैं। सलाद, जैसे हम सलाद खाते हैं, वैसे सुंदरता सलाद के रूप में इस्तेमाल करती है। दीज आर द वर्ड्स ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स। और वो चाहता है कि इस तरह का घमंड का सैलेड उनकी बेटी न खाए। Here by the horn of plenty is undone, in courtesy I have her chiefly learned। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी के अंदर सौहार्द हो, कर्टसी हो। हर्ट्स आर नॉट हेड्स एज ए गिफ्ट बट हर्ट्स आर अर्न, क्योंकि हर्ट्स जो दिल हैं ये कभी गिफ्ट में नहीं मिलते। गिफ्ट में दिलों को नहीं खरीदा जाता, बल्कि दिलों में तो अर्निंग होती है। दिल बनाए जाते हैं कि जिस तरह से हम सोचेंगे, जिस तरह से हम महसूस करेंगे दुनिया को, अपनों को, वैसे दिल बनता है। चाहे इसको क्रूअल बना लो या सॉफ्ट बना लो, हार्ड बना लो या सॉफ्ट बना लो। वो चाहता है उसकी बेटी का दिल सॉफ्ट रहे। बाई दोज दैट आर नॉट एंटायरली ब्यूटीफुल, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो ब्यूटीफुल नहीं हों उनके दिल अच्छे ना हों। अच्छे दिल वाले लोग ज़रूरी नहीं है कि वे बहुत सुंदर ही हों। येट मैनी दैट हैव प्लेड द फूल फॉर ब्यूटीज वेरी सेल्फ हैज चार्म मेड वाइज। सुंदर लोग भी क्रूअल हो सकते हैं और क्रूप लोग भी सॉफ्ट हार्टेड हो सकते हैं। इसलिए आज इतना ही, चूँकि पोएम लंबी है, 80 लाइन्स की है। अगले लेक्चर में आगे की पंक्तियों की व्याख्या करूँगा। एग्ज़ाम में ये दो तरह से पूछे जाते हैं, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो रेफरेंस, जिनको हिंदी में संदर्भ कहते हैं, उसमें लिखा जाएगा दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ प्रेयर फॉर माई डॉटर कंपोज्ड बाई डब्ल्यू बी ईट्स। रेफरेंस हो गया। कॉन्टेक्स्ट में लिख देंगे इन दीज लाइन्स डब्ल्यू बी ईट्स हैज मेड ए प्रेयर टू गॉड टू प्रोवाइड हिज डॉटर अ लिटिल बिट ब्यूटी, not much beauty, so that she could be generous, kind and soft hearted। एक्सप्लेनेशन में
4-6 लाइनें दी जाती हैं, तो लिखा जाएगा इन दीज लाइन्स W. Beats has told us about his feelings towards his daughter, praying to God that he should provide such a beauty to his daughter that she could not be full of pride or over pride, and she should be granted such a beauty that could be appreciated, and she should get desirable मैच फॉर आवर लाइफ। तो इस तरह से कुछ पंक्तियों को समझ करके एक्सप्लेनेशन की जाती है 3 पॉइंट्स पर, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। चौथा पॉइंट अगर डालना चाहो तो आप क्रिटिकल कमेंट करके एक हेडिंग डलती है जिसमें लिख दिया जाता है कि थ्रू दीज लाइन्स पोइट हैज गिवन अस ए मैसेज टू बी जनरस एंड काइंड हार्टेड। जो हमने पंक्तियों से सीखा, लाइन से जो मुझे एहसास हुआ, वो चीज़ क्रिटिकल कमेंट में लिखा जाता है। तो आज सिर्फ इतना ही, इसके आगे का पार्ट अगले लेक्चर में होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।